8th क्लास की शुरू होगी ना आज। ये 8th क्लास तक करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ही करना है काम, ठीक है। तो उधर मैं उनके भेजते जाऊंगा, क्वेश्चन ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये कल देख लेते हैं सब, ठीक है। परिमेय संख्या अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, गणित में प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरण समीकरण जैसे x+2 ये है, तो इसका मान आ जाएगा 5/11, ठीक है। x11 को हल किया जाता है क्योंकि x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हल एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा तरफ समीकरण ये है, तो यहाँ पे x बराबर 0 आ जाएगा। हल शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृतिक संख्या तक सीमित रहे तो समीकरण 2 का हल नहीं किया जा सकता। मतलब नेचुरल नंबर, मतलब स्वाभाविक बात है, 1 से शुरू होता है, और होल नंबर है 0 से शुरू होता है। समीकरण 2 जैसे समीकरण को हल करने के लिए हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया। इस नए समूह को पूर्ण संख्या को नाम दिया गया। अब इसमें देखो, इसमें अगर बात करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि याद रखना कि इंटीजर जो होते हैं धनात्मक ऋणात्मक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये बस वही बता रहा है। अब यहाँ पे जैसे अपने को भिन्न की ज़रूरत पड़ेगी, x बराबर 3/2, ठीक है। तो इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए अपने को चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ पे q ≠ 0 होना चाहिए। तो बस यही बोल रहा है, ठीक है। हल करने की आवश्यकता है, इसलिए हम परिमेय संख्या के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। हम पहले ही परिमेय संख्या के मूल संग्रह पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकार की संख्या पढ़ी, उनमें संख्या कुछ गुणधर्म खोजने का हम प्रयत्न करते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि जैसे मान लो कि परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, मान लो कोई भी, तो पूर्ण संख्या में 0 वाला योग का संक्रिया का नियम अपन उधर भी पढ़े थे। तो पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत समर्थ होती है, मतलब 0 + 5 जोड़ो या 5 + 0 जोड़ो, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो वो वाली बात है। दो पूर्ण संख्या ए बी के लिए a + b एक पूर्ण संख्या। व्याकलन मतलब घटाना, 5 - 7 करोगे तो -2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या व्याकलन के लिए अंतर्गत समर्थ नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप नेचुरल नंबर ले रहे हो तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो कि इंटीजर होल नंबर ले रहे हो तो होल नंबर ही आना चाहिए, पर ये होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है इंटीजर आ रहा है, तो ये इसमें व्याकलन पे लागू नहीं होता। गुणन पे 0 3 × 0 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समर्थ होती है। और अगर भाग दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 5/8 आ गया। ये तो कैसी होगी? परिमेय संख्या हो गई, तो पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। तो ऐसे अपन इंटीजर के लिए भी पढ़े थे। अब देखो, योग के लिए इंटीजर तो ये तो होगा, पूर्णांक योग के अंतर्गत समर्थ होते हैं, ठीक है। और जो पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत समर्थ होते हैं, क्योंकि अगर माइनस आए पॉजिटिव आए, तो अपन जानते हैं कि इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, -1 -2 ऐसे करके 0 1 2 3। परंतु याद रखना गुणन भी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि भिन्न में तो कोई आएगा नहीं। जब मतलब ये बात है कि जब इंटीजर नंबर लो और वो इंटीजर नंबर ही आ रहा है, गुणा करने पे वही आएगा। परंतु जब भाग लेने पे, जब मान लो कि 5/8 लिया, ठीक है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, परंतु इनका जो भागफल आएगा वो इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए पूर्णांक भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। अब ये सेम चीज़ है कि इसके लिए अपन परिमेय संख्या को लिए सीखेंगे। स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे पी/क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जो पी और क्यू वहाँ पे क्या होनी चाहिए? याद रखना, इंटीजर होनी चाहिए, और क्यू ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पी/क्यू के रूप में अपन चाहे ये संख्या हो, इसको पी/क्यू के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, -2 है तो एक नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब जब परिमेय संख्या को अपन जोड़ते हैं तो याद रखना कि एक परिमेय संख्या ही अपने को प्राप्त होगी, तो इसका मतलब एडिशन भी परिमेय संख्या होगी। अब जब एक संख्या में से नेगेटिव संख्या में से मान लो, मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो अपने को परिमेय संख्या ही मिलेगी, तो माइनस के लिए भी ये समर्थ है, ठीक है। एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा, 1/3 मान लो 2/3/4, तो ये देखो 1/4 आ गया, तो ये कौन सी आ गई? परिमेय संख्या आ गई। तो ये याद रखना गुणन के लिए भी होगा। तो इसका जो भाग होगा, अगर अपन मान लो कि डिवाइडेड करोगे 1/3 को मान लो 2/3 से डिवाइडेड करोगे, तो कितना आ जाएगा? 1/3 3/2 डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब चारों की प्रॉपर्टीज में फॉलो होती है, ये चीज़ याद रखना। बस यही यहाँ पे सिखा रहा है। गुणनफल के तहत भी हो गया, डिवाइड के तहत भी हो गया। तो अब बस ये जो है, ये सारणी भर के देखना, ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जो परिमेय संख्या सबके लिए होती है, गुणन के लिए भी होती है, भाग के लिए नहीं है। भाग के लिए क्यों नहीं? देखो इधर, जैसे मान लो 5/3 × 2/3 लिया तो एक परिमेय संख्या है, यहाँ तो हो रहा है 2/7 5/3, यहाँ एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि 2/7 × 3/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6/,
यहाँ 7/35, तो ये भी देखो परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो -3/8 इंटू 9/2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, ठीक है। p/q का रूप में होना चाहिए ना, और यहाँ पे p/q जो माइनस पॉजिटिव दोनों कुछ भी हो सकता है। क्या आप कह सकते हैं परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समर्थ है? हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या एक, पर हाँ याद रखना इस वाले जो है ये वाला इस कारण से नहीं रहता है, क्योंकि a में अपन 0 को भाग देते हैं, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट चले जाता है ना, पर तो अपने पता है कि p/q में रूप में लिखने के लिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए 0 परिभाषित नहीं आता, परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। मतलब आप देखो कैसे नहीं है, ध्यान से समझना ये चीज़। जैसे मान लो कि मैंने 0/1 लिया, कोई भाग 0 में मुझे 1 का भाग देना है, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं अगर 1/1 में अगर 0 का भाग दूं, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये तो अपने को परिमेय संख्या नहीं मिल रही है ना, इनफाइनाइट तो परिमेय संख्या होती नहीं, इस कारण से भाग के लिए समर्थ नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो ये ऐसे तो यूपीएससी प्रॉपर्टी नहीं पूछता है, तो बच्चों के लिए है, क्योंकि उस टाइम लिखित एग्जाम होता है, पर तो ये चीज़ याद रखना कि प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आगे देखो, मेन जो अपने को ना बस ये पता होना चाहिए, नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनते डायरेक्ट। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, 0 1 2 3 ये सब, ठीक है। तो इनके लिए योग कर्म विनिमयता का नियम, मतलब 0 + 7, ये 7 + 0, तो ये तो सब ऐसी बातें लागू होगा। योग क्रम विनिमय, व्यंकलन घटाना नहीं होगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मैं 7 में से 3 घटा रहा हूँ, और जब मैं 3 में से 7 घटाऊँ तो दोनों अलग अलग संख्या आ जाएगी, ये 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा, इसलिए नहीं होगा। गुणन में करूँगा तो देखो गुणन तो हो जाएगा। जब मान लो कि मैं 0 को 2 से गुणा करूँ या 2 को 0 से गुणा करूँ, बात एक ही है, वो तो सब संख्या वही आती है, तो गुणन क्रम विनिमय भाग में नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो कि 1 में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, तो ये तो परिमेय संख्या आ जाएगी, पर अपने को चाहिए पूर्ण संख्या है, तो याद रखना कि भाग क्रम में नहीं है। फिर वही सेम चीज़ इंटीजर के लिए देखेंगे, तो इंटीजर याद रखना कि इंटीजर क्या होते हैं, जो प्लस में माइनस 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, तो योग तो क्रम में विनय है, पर याद रखना कि व्यकलन नहीं होगा। सब एक सी बात है। जैसे 5 - 3 ये कितना होगा? 2, वही है कि 3 - 5 कितना होता है? -2, दोनों सेम नहीं आ रहा ना, ये वो वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। गुणन तो होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, जब -1 × 2 कर लो, या जो -2 × -1 कर लो, तो हमेशा -2 ही आएगा, तो गुणन तो होगा, पर भाग क्रम में नहीं होगा। तो वही मैं बता रहा था, 1/2 में तो नहीं दोगे, तो ये तो कैसे आएगी? ये परिमेय संख्या आ जाएगी, तो उसमें नहीं होगा। तो परिमेय संख्या के लिए भी सेम वही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि माइनस ये 2/3 है, ठीक है, प्लस 5/7 है, तो ये चाहे इसको ऐसे जोड़ो, ये 5/7, ये माइनस का 2/3, ठीक है, वैसे करोगे तब भी वही आएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया, 1/21 आया, ठीक है, ठीक है। और इधर देखो, जब इसको वैसे उल्टा करके जोड़ोगे तब भी वही आएगा, देखो ये रहा, तो दोनों बराबर एक ही बराबर ही आता है। तो ये याद रखना कि योग के लिए क्रम विनिमय है, घटाने के लिए याद रखना कि नहीं होता है, क्योंकि सब बाईस देखो 2/3 - 5/4 करोगे, 5/4 - 2/3 करोगे, तो अलग अलग संख्याएँ आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि व्याकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय मतलब यही है कि अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी तो ऐसे काम नहीं आती। गुणन के लिए तो सब एक सी बात है। देखो माइनस का 7/3 है और इंटू 6/5 है, तो ये तो 42/15 आ गया। अब इसको वैसे वापस से अगर इसको इधर लिख दोगे, इसको इधर लिख दोगे, तो वही आएगा -42/15, तो इसके लिए होगा, ये चीज़ याद रखना। डिवाइडेशन के लिए नहीं होता क्रम विनिमय, क्योंकि -5/4 में भाग दोगे 3/7 का, फिर 3/7 में तो अलग अलग संख्या आएगी, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये टेबल भर लेना। अब साचार्यता का नियम आता है। साचार्यता का नियम क्या होता है? अब देखो, साचार्यता मतलब जो ये ब्रैकेट वाला जो खोलने वाला जो रहता है ना, जैसे मान लो कि पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेते, तो ये बोर्डमास नियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो ये सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन सोल्व छोटा ब्रैकेट से, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट जो होता है उसको करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे करते हैं। अब पहले इन दोनों को लेके कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर ये जब हो जाए, इसको सोल्व कर लोगे, पहले तो इसको खोलो, इसको ओपन करोगे तो ये 3/5 - 5/6 हो रहेगा। फिर इसको सोल्व करो, फिर उसके यहाँ पे जो एक संख्या आ जाएगी, ये आगे जैसे। अब इनको सोल्व करो ऑप्शन में, फिर जब इन दोनों को लेके साथ में करो तो अलग अलग आएगा। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो सेम आ गया अपने को, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे बाद में इसको ऐसे जोड़ के देखो कि दोनों सेम आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि योग कर्म विनिमय का नियम का जो है परिमेय संख्या जो होती है योग का जो है फॉलो करती है। और घटाने में एक चीज़ याद रखना कि नहीं होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस चिन्ह है, अब ये माइनस चिन्ह बाद में यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अब देखो दूसरा गुणन तो अप्लाई होगा, गुणन में कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज़ याद रखना कि गुणन वाली प्रॉपर्टी है वो लागू होती है, डिवाइडेशन वाली नहीं होगी, ये चीज़ याद रख लेना, डिवाइडेशन वाली नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेबल है। बात ये अपने काम की नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने को ये है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने आना चाहिए, तो इसके लिए बॉडोमास नियम याद रखना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए है, बस ये चीज़ याद रख लेना, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के लिए। ये तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अब जीरो की भूमिका एक चीज़ याद रखना, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, यूपीएससी ने इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं पूछा ये, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है उनके लिए पूछता, पर अभी एक याद रखना कि अभी जो 2023 में क्वेश्चन आया ना वो मैं बताऊंगा अभी यहीं से। अब देखो जीरो में किसी संख्या को जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना, शून्य को पूर्णांक में जोड़ना, आप किसी में भी जोड़ लो, हमेशा वो जो जोड़ोगे वही संख्या अपने को मिल जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना। तो परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य तत्समक कहलाता है, मतलब एक आइडेंटिकल जब जोड़ने पर वही सेम संख्या आ जाती है ना, किसी भी नंबर में आप जोड़ो जीरो को वही आ जाती है, तो उसको तत्सम ये आइडेंटिटी बोलते हैं। ये पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तस्मा होगा। ठीक है, तो जोड़ भी इसका लागू होता है, वो कोई मतलब नहीं है इतना। ठीक है, एक की भूमिका, एक को अगर आप करोगे गुणा करोगे तो वो उसके लिए आइडेंटिफाई है, मतलब किसी भी संख्या से एक गुणा करो तो उसके लिए तत्समक है, ये चीज़ याद रखना। एक पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो वो एक नॉर्मल है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला नियम है, व्याकलन पर गुणन का व्यतिरिक्त, तो ये अपन सबाई सी बात है, देखो कैसे करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए है सबसे पहले बी से गुणा होगा ए बी, फिर जो प्लस का चिन्ह आएगा ध्यान से समझना, और फिर है जो है ए है जो सी से गुणा होगा। अब जब माइनस रहता है तो ए जो सबसे पहले बी से गुणा होगा, बस बीच में माइनस लगा दो, फिर ए सी से गुणा होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना कि बहुत सारे जिनको कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत होती है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये नियम याद रखना। अब इसमें फिर बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन के मेथड है बस, और कुछ ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आप ये प्रश्न वाली है, ये वाला जो चैप्टर है ओनली कैलकुलेशन के लिए, इसमें ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बनेगा, पर तो ये है कि कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ये वाली जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब अगला चैप्टर, एक चार वाले रैखिक समीकरण, यही मैं उसको सीटी भेजा था तो ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पिछली कक्षा में अपने बीजीय व्यंजक और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो ये नॉर्मल है, जैसे 5x 2x - 3, ये सब बचपन से आपने किया होगा। मान लो 5x 25 पर है तो 5x बराबर 25 है, तो 5x का मान निकालना है, तो ये जो है इसको नीचे ले जाओ, 25/5, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके 2x - 3 बराबर 9 है, तो अब देखो पहले ये जो है उसको उधर लेके जाओ, जब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 3, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर वही, फिर 2 का जो है x का मान निकालना तो नीचे ले जाओ। ठीक है, तो कितना आ गया x बराबर 6। तो ऐसे सोल्व करते हैं अपन, बचपन से सोल्व करते आए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्या बताएगा, आपको याद होगा समीकरणों में सदैव समता जो चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने लगाया, जो व्यंजकों में नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। तो ये अपन जब छठी क्लास का पढ़े तब भी आया था। इन व्यंजकों में कुछ एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं, उदाहरण के लिए 2x + y + 5, दो चर है, इसमें दो चर कौन कौन से, x और y। तथापि जब हम समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक ही प्रयोग करेंगे, और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिख जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। इसके तात्पर्य व्यंजक प्रयोग होने वाले चर का अधिकतम घात एक ही होगी। ठीक है, मतलब रेखीय लीनियर इक्वेशन में तो यही होता है, पर जब अपन आगे पढ़ोगे, जब द्विघात समीकरण पढ़ोगे आप 9th 10th क्लास में आएगी द्विघात समीकरण, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है वहाँ से इतना। ठीक है, परंतु वो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा, कहाँ कहीं कहीं जरूरत है पड़ेगी क्वाड्रेटिक की भी। ठीक है, अब देखो ये रेखीय व्यंजक है, यहाँ पे याद रखना कि सबकी पावर एक ही है। ठीक है, तो ये चेयरी लीनियर है, रेखीय व्यंजक नहीं, इसमें देखो पावर 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ना कि यहाँ पे देखो 3 है, तो चर की अधिकतम घात एक से अधिक है यहाँ पे, इसलिए लीनियर नहीं। लीनियर में क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इसलिए दो, अगर 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, ऐसे करके आता है।
अब हम समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग करेंगे। ऐसे समीकरण एक चर वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। पिछले कक्षा में जिन सरल समीकरणों को आपने हल करना सीखा वो इस प्रकार के थे। आइए हम जानते हैं, इसे संक्षेप में दोहरा लें। अब देखो ये चर है, ठीक है, ये समता वाला चिन्ह है और ये समीकरण है। टोटल जब ये तीनों चीज़ होती है तब जाके समीकरण बनती है। अब ये समीकरण का ये बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष है, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो ये बचपन से जानते होंगे आप, ठीक है। अब देखो मान लो कि कोई भी समीकरण है, इसको हल करने के लिए मैंने क्या बोला था, जैसे -3 ये है तो इसको उधर लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। 2x बराबर तो 7 + 3 तो ये कितना हो जाएगा 10। अब x का मान निकालना तो x के साथ जो भी है उसको नीचे भेज दो। 2 है तो इसको भेज दिया तो 5, x का मान आ गया अपने को 5, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाई पक्ष मान आ गया तो 2 इंटू, अगर आप रखोगे तो याद रखना कि जो LHS है और RHS दोनों बराबर आएगा। जैसे मान लो कि जब वजन मापते हो ये सेम चीज़ बराबर आती है। तो एक समीकरण बाई पक्ष में व्यंजक का मान दाई पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए संभव होता है और चर के ऐसे मानों को चर के हल कहलाते हैं। किसी समीकरण को हल कैसे ज्ञात करें, तो ये अभी मैंने जो बताया तो वही सही तरीका है। हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुलना के पलड़ों की तरह संतुलन में है। अतः हम समीकरण के दोनों पक्ष एक जैसी ही गणित संक्रियाएं करते हैं जिसमें समीकरण में संतुलन बना रहे, बिगड़े नहीं, लेकिन समीकरण सरल अधिक सरल होता जाए। इस प्रकार कुछ चरणों के बाद समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखो, समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। अब जैसे मान लो कि ये वाला कंडीशन है, तो इसमें देखो मैं एक सवाल करके बता रहा हूँ, कर लोगे आप बाद में, कोई बड़ी बात नहीं। 2x - 3 x + 2, इसमें क्या करोगे, x वाले एक तरफ ले आओ, जो बिना x वाले उधर लेके चले जाओ। तो 2x है, ये इधर x प्लस का है, इसको लाओगे तो इधर माइनस का हो गया। ये माइनस का था, उधर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। बस अब 2x में से एक x गया तो कितना बचा है, 1x, और 2 3 कितना हो गया 5, तो x बराबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब ये भी देखो वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने वाली बात आती है, वो कैसे आती है मैं देखो बस यहाँ एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो ध्यान से देखना। जैसे 6x + 1 3 + 1 x - 3 = 6 है। अब देखो यहाँ पे एक तरीके सीखा मैंने, शायद पहले भी सिखाया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मैंने क्या ले लिया, अब देखो 3 ले लिया। अब 3 का मैंने 3 में भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार, और 1 को इससे पूरे संख्या से इसे गुणा करो। तो ये तो वही अपने सिखाया था कि जब वो संख्या से गुणा किया जाए तो वही आ जाती है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में 3 का भाग दो, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करो, 3 आ गया, ठीक है। तो x - 3 = 6। अब देखो ध्यान से, अब ये वर्ग गुणन विधि लागू होती है, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो 6 × 36 x प्लस, ये अगर जोड़ लोगे तो 3 × 4, 4 को 6 से गुणा करोगे 24, और इधर गुणा हुआ 3x - 9, ठीक है। अब ये मैंने वही बोला था, वापस इधर इसके ले आओ, 36x - 3x, और ये जो उधर माइनस का चले जाएगा तो -24 - 9। अब ये कितना बचा, 33x, ठीक है। ये माइनस का कितना आ गया, माइनस का 33 आ गया, तो x बराबर -1 आ गया। तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं नहीं, परंतु ये कैलकुलेशन के लिए समीकरण जब बनेगी उसमें काम आएगा आपको, ठीक है। कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है। चलो ये चैप्टर मैं कंप्लीट, क्योंकि एनसीईआरटी फटाफट कंप्लीट करना है, फिर मैं जो सीट भेजूंगा वो उस पर काम करना, ज़्यादा काम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ बस मैं क्लास में फिर मैं तुम लोगों के लिए PYQ करवाऊंगा और CDS NDS CA क्वेश्चन करवाऊंगा। उन जो मैं सीट भेजूंगा उसके मैं तुम लोगों को सॉल्यूशन भेजूंगा। तो वो क्या होगा कि आपको PYQ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उनमें टॉपिक वाइज मिल जाएगा। साथ में मैं इधर तो वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा, पेपर वाइज करवाऊंगा, उसमें अपन शुरू करेंगे अभी। जैसे मोस्टली जैसे आज मैं 3-4 चैप्टर करवा ही देता हूँ इसके, तो फट से कंप्लीट हो गया, 8th क्लास तक कंप्लीट करना है। फिर मैं 9-10 में बता दूंगा, इनके क्वेश्चन कर लेना बस, उनका उसमें कुछ मेरे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, बेसिक्स यहीं तक कंप्लीट करवाना होता है 8th क्लास तक। पर हाँ क्वेश्चन जो नहीं बने मैं चैप्टर जो बता दूंगा 9-10 के, और एक 11th का एक चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, उनके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। अगर नहीं बने वो मुझे बता देना, बस वो काम करना है। इधर जो है मैं आप लोगों को वो भेजते जाऊंगा क्लास वाइज, मैं भी क्लास वाइज देखते जा रिवीजन कर रहा हूँ, तो उनका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैं उनको सॉल्यूशन भेज दूंगा, जो नहीं समझ में देख लेंगे। साथ में इधर जो है अगले नेक्स्ट वीक से अपन PYQ शुरू करेंगे अब, ठीक है। PYQ उसमें जैसे 2011 से, पहले 2011 से लेकर 2023 तक शुरू करेंगे, और उसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आ जाएगा, ठीक है। और उसमें सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ये अपना चलता रहेगा। जैसे यूपीएससी करेंगे फिर 90-95 से जो मैं तुम लोगों को PDF भेजा हूँ वो करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये से ये PYQ वाला चलता रहेगा क्लास में इधर,
ये तुम लोगों को शीट मिलती जाएगी, ये टॉपिक वाइज होते जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये दोनों पहले चलेगा तो आपके इधर टॉपिक मजबूत भी होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सीसेट के लिए इतना ही खूब है, मोर देन इनफ है। जब ये रीजनिंग मैथ कंप्लीट कर लेंगे अपन PYQ, फिर मैं कंपैरिजन करवा दूंगा इसी में, फिर अपन CDS NDA CAPF उधर क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। और इधर भी मिलेंगे आपको, जो इधर शीटें मिलेगी इसी में CDS CAPF सब सारे क्वेश्चन है। पर मैं चाह रहा हूँ कि 2-2 बार रिविजन हो जाए। देखो सीसेट मुझे पता है तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो ही पड़ेगा, क्योंकि GS में तो ऐसा कि अगर आप एक बार बेसिक पढ़ लोगे, एक बार 2-2 3-3 बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन टैकल कर लोगे, और वहाँ पे हिंट भी मिलता है। अपन सीसेट में ऐसा था कि हाथ में नहीं चलेगा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ लेना। चलो ठीक है, ये चैप्टर जितना जल्दी है ये NCERT का करके कंप्लीट करो, ठीक है। चलो चतुर्भुजों को समझना है, अब ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बस। आप जानते हैं कि कागज समतल, कागज समतल एक प्रतिरूप है। जब आप कागज में से पेंसिल को हटाई बिना बिंदु को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदु छोड़कर आकृति किसी भी भाग को अनुरेखित, तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं, क्योंकि रेखाखंड से बना सरल बंद बहुभुज कहलाता है। अब देखिए ये बहुभुज के उदाहरण है, यहाँ पे कुछ उत्तल बहुभुज और कुछ अवतल बहुभुज दिए गए हैं, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों हैं? जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों को कोई भी भाग बाहरी भाग में नहीं होता है। यह बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। क्या अवतल बहुभुजों के लिए भी सत्य होता है? दिए गए आकृतियों का अध्ययन कीजिए, परंतु तत्परंत अपने शब्दों में उत्तल बहुभुज तथा अवतल बहुभुज समझाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक प्रकार की 2 आकृतियाँ बनाइए। केस में छोड़िए का मतलब नहीं है। अब देखो सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं। सम मतलब समझ बात है, जिसमें समान भुजाएं रहे, 4, जैसे मान लो कि ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट। ये देखो इसमें 3 भुजाएं हैं तो ये कैसे होगा, विषम होगा। इसमें 4 है तो ये सम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज, समबहुभुज समबहुभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, देखो ये वाला, इसलिए एक समबहुभुज है। एक आयत समकोणिक तो होता ही है परंतु समभुज नहीं होता है, ठीक है, आयत, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये कौन होता है, क्या आयत ऐसे एक समबहुभुज है? क्या हम समबाहु त्रिभुज के एक समबहुभुज है? तो ये चीज़ याद रखना, आयत नहीं होता है परंतु वर्ग होता है। त्रिभुज भी समबहुभुज है, और ये जो पेंटागन है ये भी है, 1 2 3 4 5 6 ये भी है। पिछले कक्षा में क्या पे इसकी छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है, पर तो कर लेना, एक बार देख लो बस फटाफट इसमें कौन क्या है, इतना वो काम का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। पर हाँ ये इंपॉर्टेंट, अब आगे देखो मैं कुछ क्वेश्चन देखो डायरेक्ट मैं सीधे बताता हूँ। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, इसमें याद रखना कि जैसे बहुभुज के जो बाह्य कोण है, कोण 1 2 3 4 5, याद रखना इनका जो एंगल का योग होता है 360 डिग्री होता है बस, ठीक है। तो बाह्य कोणों का योग हो 360 डिग्री होता है। अब जैसे ये मान लो इसी का ही है, अब इनका इसका मान फाइंड आउट करना है। अब अपने को पता है कि बाह्य कोणों का योग जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन इनको ऐड करेंगे और ये 360 में से माइनस कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चतुर्भुजों के प्रकार क्या होते हैं? चतुर्भुज भुजा कोणों की प्रकृति आधार पर से विशेष नाम दिए जाते हैं। जैसे एक समलम होता है, समलम एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के एक युग्म समांतर होता है। हाँ आलू पराठा बना देना, आलू पराठा, आलू पराठा बना दो। हाँ बना दो, और वो घी डालना, घी डाल के बनाना। वो बनाओ, 5 बना देना। ठीक है। समलम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं के युग्म समांतर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाली ये भुजा है, ये समलम है क्योंकि ये जो समांतर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समांतर, अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसे समांतर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये समलम नहीं है, ये चीज़ याद रखना। उपरोक्त आकृति अध्ययन कीजिए, प्रेमित छोड़ो। अब देखो ध्यान से देखना, इधर आओ, पतंग है, एक इसी प्रकार चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक आकृति में चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। AB
जो ये जो बराबर ये बराबर भुजा है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन जैसे एक आध बार बना है तो उसमें आपको ये मान दे देगा ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और बोल देगा कि इसका परिमाप 16 है, ठीक है। तो इन दो भुजाओं का मान क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो 4 + 4 और ये प्लस 2x बराबर 16। तो ये गया 8, तो 8 गया तो उधर 2x बराबर 8 बचा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो इनकी मान हो जाएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इधर देखो, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज एक जैसा है, जैसे नाम संकेत है, समांतर, इसके समांतर जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। जैसे ए बी पैरेलल है किसके? ए डी जो है, ए बी, ये ए बी और डी सी पैरेलल है, और ए डी और बी सी है जो पैरेलल है, समांतर है मतलब, ठीक है। तो वो समांतर त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इन आकृति अध्ययन कीजिए, अपने शब्द बताने प्रयास कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या है? मतलब स्वाभाविक बात है, जिनकी जो है आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है, ठीक है। तो वही समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो मैं वही बता रहा था, बस वो। अब देखो इसका मतलब इतना ज़्यादा अगर आप देखोगे 2011 से लेके उठा के 2023 तक, तो इस टाइप के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन कभी आए नहीं हैं। यूपीएससी ने हाँ पहले पूछता था, अगर 2010 में उस टाइम देखोगे तो एक आध क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी अपन प्रेजेंट ट्रेंड में देखें तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। बस एक उसके लिए बस एक बार पढ़ लो, और कोई वो नहीं है। बस एक समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। देखो 4 भुजाएं ये हो गई, 4 कोण ये है। इनमें कुछ बराबर माप के होते हैं। आपको इनके अवयव के संबंधी कुछ तथ्य याद रखने की आवश्यकता है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, AB और DC इसके सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, और AD तथा BC जो है दूसरा युग्म बनाते हैं। A और जो C है, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, सम्मुख कोणों का एक युग्म है। तो और ये DC और B भी एक सम्मुख कोण है। AB और जो BC है वो समांतर है। AB और जो BC है समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं। आसन भुजाएं मतलब जैसे कमरे की दीवार में ये देखो, ये इस पे आसन है, ठीक है, और ये ऊपर वाली और ये दोनों है, तो ये आसन भुजाएं कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आसन कौन कौन से होंगे? जो मतलब सब बात, एक इधर बना और ये इधर बना, तो ये जो है आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल बात है, ये पता होना चाहिए बस एक क्या चीज़ क्या होती है। क्वेश्चन नहीं बना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ज़्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये चैप्टर नहीं भी है। पर जैसे मान लो कि मैंने स्टार्टिंग के जो पहला चैप्टर बोला वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अगर कोई टेंशन नहीं है इसमें, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत, आता क्वेश्चन आया भी नहीं है तो ये चीज़ याद रख लेना। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बोला था, आमने सामने की जो भुजाएं सेम होती है। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 7 है 7 है। परिमाप अपन जानते हैं, तो इन चारों भुजाओं का योग को ही परिमाप बोलते हैं। तो 7 7 14, और 14 में 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 38। बस ये सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इतना वो नहीं। तो इसलिए बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। समांतर चतुर्भुज के कोण, ठीक है। हमने समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं से संबंधित गुण का अध्ययन किया है, हमने कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो यहीं पे सेम होगा। यहाँ पे मान लो 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री होगा। बस ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आगे देखो, जैसे 1 और कोण और 2 जो है बराबर है। जब भी एक चीज़ याद रखना, जब ऐसे कोई है, अब यहाँ पे देखो ये जो कोण है ये मान लो कि 30 डिग्री है, तो याद रखना इसके यहाँ पे जो बनेगा वो 30 डिग्री है। यहाँ पे मान लो कि 60 डिग्री बन रहा है तो ये है 60 डिग्री होगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ यही बता रहा है, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अगर उसके अगर मान लो कि जो पैरेलल चीज़ें हैं वो एकदम बराबर काट रहा है कोई, तो इसके जो है कोण बराबर होता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन रेयरली कोई बहुत पहले पूछा हो तो पूछो। देखो ध्यान से देखते हैं अब यहाँ पे, अगर 3.20 में बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने अपने को। ध्यान से देखना, पहली बात तो देखो अपने को पता है कि ये कौन होता है, वो ये कौन होता है, तो एक्स का तो पता लग गया 100 डिग्री फट से, ठीक है।
अब अपने को पता चाहिए इसका जेड का मान पता चाहिए और एक अपने को वाई का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो ये 200 डिग्री हो गया, ध्यान से समझना। अब टोटल अपन जानते हैं कि 360 होता है, तो 360 में से 200 घटा दो तो कितना बचेगा, 160। तो 160 ये दोनों का है, तो ये समझ पाते ये कितना हो जाएगा, 80, ये 80 हो गया। तो जेड का मान भी अपने पास आ गया, ठीक है। अब अपने को चाहिए वाई। अब ध्यान से समझो, ये एक लाइन है, इधर मान लो ये लाइन है, इसका एंगल आपको पता चल चुका है 80 डिग्री है। तो सब से बात अपन जानते हैं एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो अपने को y का मान कितना आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। x का मान भी आ गया, z का मान भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस ये सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, नॉर्मल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार कर लोगे, कोई वो इशू नहीं है इसमें। पर फिर बता रहा हूँ, घबराना मत। अगर ये चैप्टर ठीक है बन जाए तो ठीक है, नहीं भी नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये चैप्टर आज तक यूपीएससी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, ये होता है विकर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। साधारणतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर माप के नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना कि बराबर नहीं होते हैं। ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं, ये चीज़ याद रखना। क्या आपने पूरी चीज़ जांचा है? यद्यपि समांतर चतुर्भुज विकर्णों में एक रोचक गुण होता है। गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, तो ये जो है ये बराबर दूरी होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी, ये 4 है तो ये 4 होगी, बस इसी याद रखना, ये प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। अब इसी बेस पे मान लो कोई क्वेश्चन बना देगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे ओ ई दिया आपको, ओ ई ये दिया है 4, इसकी और एच एल और पी 5 से अधिक है तो ओ एच ज्ञात करना है, ठीक है। ओ और एच अपने को ज्ञात करना है। अब देखो ये 4 है, ठीक है, तो ये भी समझ बात है कितना होगा, 4, क्योंकि पता है कि समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब अपने को बोल रहा है कि एच एल जो है और पी जो है 5 से अधिक है, तो हाँ आ ही गया, पी अपने के पास 8 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ओई का मान तो पता लग गया और ओपी का मान भी पता लग गया अपने को, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। और अब अपने को चाहिए ओ एच चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। जो एच एल है 5 से अधिक है, ठीक है। तो पी जो है, पी टोटल कितना आ गया, 8 आ गया, तो पता है। और एच एल जो होता है, एच एल ये वाला पूरा, ये क्या होगा, 8 + 5 मतलब होगा 13। देख जाओ ये कैसे है, पी एच एल ओ एच कितना होगा, ओ एच तो आधा हो जाएगा, वो तो चलो कोई नहीं, पर बात है कि इसने 8 क्यों जोड़ा इसमें। अब देखो समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तो बात समझ में आ गया था अपने। इस गुण का तर्क वितर्क पुष्टि करना मुश्किल नहीं है, छोड़ो। ऐसे सर्वक्षण तो प्रतिद्वंद बड़ी आसानी देखा जा सकता है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी यहाँ पर ऐसे प्रतिबंध ऐसे प्रयोग है, जैसे ए ओ बराबर होता है किसके, सी ओ के बराबर, और बी ओ बराबर तो नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है। रुको 1 मिनट, ये कैसे लिया है, इसलिए एच एल जो है 8 + 5 = 13। एच एल जो है पी से, हाँ सुनो तो यही है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी की लैंग्वेज हो चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। एच एल जो है, एच एल ये खुद ही बोल दिया है, एच एल जो है पी से, पी कितना अपना 8 अधिक है उससे, मतलब पी + 5 मतलब 5 अधिक है, तो समझ में पी के मान तो 8 आ गया, 5 तो ये 13 आ गया, तो आधा अपने पता कि एच एल अपने को किसका पूछा है, ओ एच पूछा, तो ओ एच तो आधा होगा, तो 6.5। अब देखो यही चीज़ होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं फिर बताऊँ कर लेना। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा कभी है नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अगर आप नए पैटर्न में देखोगे तो नए के पैटर्न में क्वेश्चन पूछना, फिर बता, पर अदर एग्जाम दोगे तो वहाँ पूछे जाते हैं, ये एंगल निकालने वाला पूछा जाता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन किए, इस टाइप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। और यूपीएससी में फिर बताऊँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हाँ करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से आपका पेपर बनेगा। अब आगे देखो समचतुर्भुज। पतन जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है कि विशेष स्थिति रूप में हमें एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी प्राप्त होता है। छोड़िए क्या मतलब है, जिस मान लो पतंग है, ये समचतुर्भुज ऐसा होता है, ध्यान से देखना। समचतुर्भुज का मतलब है कि देखो ये चारों जो है सेम रहेगी, ठीक है।
अब इसका प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। जब ए बी सी का अनुदिश काट कर खोलते हैं तब एक पतंग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ए बी और बी सी अलग अलग थी, यदि अब ए बी और बी सी खींचे तो प्राप्त एक पतंग ठीक अपने को कैसा होता है, मतलब ये सब ऐसी बात है, ये भुजाएं समान होती है। गुण है देखो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखो, एक सम चतुर्भुज के परस्पर जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये देखो, ये वाला विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, परस्पर एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, चीज याद रखना। ठीक है, और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, परंतु पतंग की देखो यहाँ पे मैंने बोला है चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, क्योंकि समचतुर्भुज सम्मुख भुजाएं लंबाई बराबर लंबाई की होती है, सम्मुख भुजाएं जो होती है ये देखो ये, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। अतः एक समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के सभी गुण विद्यमान हैं, उनकी सूची तैयार करनी छोड़ो। तो ये चीज़ याद रखना, समचतुर्भुज में याद रखना कि समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी काम आएगी रीजनिंग के, जो आप वहाँ पे जो फिगर फाइंड आउट करते हो वहाँ पे काम आएगी। आप देखो आगे देखो इधर, ए बी सी डी समचतुर्भुज लिया अपन ने। ठीक है, अतः एक समांतर चतुर्भुज भी याद रखना, जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं, अपने को पता है कि ये एक दूसरे को सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एक मिनट रुको, हेलो, हाँ नंबर भेज दिया था मैं आपको व्हाट्सएप पे। ठीक 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 है, अब देखो इधर देखो, MAOD इसका मतलब होता है ओ पे कितना डिग्री कौन बन रहा है, ये ध्यान से देखना। और COD याद रखना कि दोनों जो ये एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये वाला ये 90 डिग्री है और ये भी जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है फिर ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर कौन जो बनता है वो याद रखना कि मतलब 360 डिग्री कौन बनता है। तो स्वाभाविक बात, जब ये आप 90 है, ये भी 90 है, तो ये सभी 180, तो ये भी 90 है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है, देखो अभी AOD है, मैंने वही बोला था, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म। मैं फिर बता रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई वो लगेगा नहीं। ठीक है, अब आयत की एक प्रॉपर्टी देखो, एक बार पढ़ लेना, फिर बता रहा हूँ, बेसिक NCERT में जो दिया है वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं, चीज़ याद रखना, सारे सेम डिग्री के रहेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का कोण रहेगा, क्योंकि चारों भुजा योग 360 डिग्री होता है, तो सब चारों समान है, तो एक डिग्री कैसा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये चीज़ याद रखना, और वही जो है आयत कहलाता है। अतः इस आयत समांतर चतुर्भुज होता है, ये चीज़ याद रखना, जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज़ याद रखना, समद्विभाजित करते हैं, और इसमें आमने सामने की भुजाएं सेम होती है और ये एक दूसरे को समान पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। समांतर चतुर्भुज विकर्ण अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, जांच कीजिए, परंतु आयत विशेष में विकर्ण लंबाई विकर्ण बराबर माप की लंबाई, ये चीज़ याद रखना। बस ये छोटा सा डिफरेंस है समांतर चतुर्भुज और आयत में, इसमें जो है विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पे जो लंबाई है वो सेम होगी, और दूसरी बात ये सेम पार्ट में डिवाइडेड करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, ये तो अपन देख ही गए थे कि जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और एक आयत में विकर्ण लंबाई बराबर करती है तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टी देखो, चारों भुजाएं समान होती है, पहली बात, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, परंतु देखो आयत में क्या डिफरेंस है, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, परंतु इसमें चारों भुजाएं सेम होती है। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी है और कुछ भी अंतर नहीं है। वर्ग एक आयत ही होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब यह है कि एक वर्ग में एक आयत के सभी गुण होने के साथ साथ एक अतिरिक्त गुण भी होता है, इसकी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो गुण क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, तो वो भी आयत के भी करते थे, अभी तो अपन देख रहे हैं, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, 90, और ये दूसरे के ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सब जो है ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे जो कौन बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेंगे, ये चीज़ याद रखना। और ये जो पार्ट है सेम, तो वही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है। अब देखो ये जो है ये
ये इम्पोर्टेंट है, इनको लिख लेना अपने पास, जीवन भर काम आएंगे, जब तक एग्जाम देते रहोगे जब तक काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 चैप्टर, इसके कितने शायद 8 चैप्टर ही है ना इसमें, तो ये फटाफट कंप्लीट करवा दूंगा मैं। कितना टाइम हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब इसको मैं तो जस्ट खत्म करते हैं, अब क्वेश्चनों पे ज़्यादा, क्योंकि अगर ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ 8वीं क्लास तक एनसीईआरटी की है, तो आगे जो अपन करेंगे वो बेसिक्स मतलब कैलकुलेशन में इनमें गड़बड़ियाँ नहीं होगी। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए, इसके 10 चैप्टर बचे तो हो जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो अब अब एनसीईआरटी वो 11th कंप्लीट करना आज हो जाएगी। 12th आखिरी 2 चैप्टर बचे थे ना इसके, ये सब हो गया, ये भी हो गया था। कितना 7 और 8 चैप्टर बचा, ये सब हो गया। ठीक है यार, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें आपको पता लग रहा है बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया, वो काम की चीज़ें नहीं है अपने लिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ट्राई ये करो, देखो समझ लो एक बार। एनसीईआरटी में बस यही है। अब देखो, और वो जब भी पता लगता है जब आप पीवाईक्यू देखे रहोगे बार बार। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी परिवीणता उन्हें कांसे को पिघालने, डालने और उससे मूर्तियां आदि के बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अति प्राचीन काल में ढलाई के सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया भी खोज कर ली थी। इसे मिश्र धातु का कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू, जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक उत्कृष्ट है। इसी के साथ धातु डलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया का काम में लेते हैं। अब देखो, कालिया मर्दन चोलकालीन कांस्य मूर्ति तमिलनाडु से मिली है। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई विशेष होगा अगर उसके बारे में डिस्क्राइब करो तो वो चीज़ याद रख लेना। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 25वीं से पूर्व माना जाता है। अब ये चीज़ याद रखना। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है। ऐसी अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दायमबाद महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है। उसमें आगे जो बेल जुड़े हुए दिखाए गए हुए प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थकारों को अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है। अभी पता होना चाहिए चौसा स्थल कहाँ पे है बिहार में, क्योंकि यूपीएससी जो लोकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछती है हिस्ट्री से भी, अगर आप देखोगे तो। जो ईसा की 2वीं शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। तीर्थकरों को निवस्त्र दिखाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमा से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वैष्णवनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केस लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाई देते हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमा प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ डाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से मिली है, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु में तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। वडोदरा के पास अकोटा से, अभी याद रखना अकोटा कहाँ पे है, वडोदरा कहाँ है, गुजरात। जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है, उनसे यह सिद्ध हो गया कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी।
इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों के नया रूप भी अस्तित्व में है, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवी या यक्षिणियों की नारी प्रतिमा भी बनाई जाने लगी है। पर याद रखना कि यक्ष यक्षिणी का उल्लेख जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू तीनों में मिलता है, इसे याद रखना। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों काल की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। अब ये विषय में जरूर ये फैक्ट पूछ लेगा। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई, जिन्हें बुद्ध का अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमा गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में डाली गई थी। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। अब शिव परिवार 10वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार, गणेश 7वीं, ये मतलब नहीं है। अब ये शैली पूछेगा शिव परिवार कहाँ मिला, ऐसा नहीं पूछेगा। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए हैं, उसका दूसरा सिर बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है। उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुनटे पकड़े हुई है। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति वाला शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिसमें वस्त्र की पतली किस्म का भी बहुत है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। अब जब ये पता होना चाहिए धान सरखेड़ा कहाँ पे है, याद रखना उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक विशिष्ट कांस्य प्रतिमा परिधान की तरह मथुरा शैली जैसी बनाई गई है, यानी कि इसमें कहीं गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। साना शैली की वस्तु में कोई तय नहीं दिखाई देती। इसका कोई विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार, ये चीज़ याद रखना चाहिए, प्राप्त प्रतिमा पाया गया, जो कि काफ़ी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमा विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से, अब देखिए फोफनार कहाँ पे, महाराष्ट्र में से प्राप्त बुद्ध के वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमा का समकालीन है। इनमें शीशा की 3वीं शताब्दी से प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, और साथ ही उसमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभी मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए इस वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतह प्रवाहित रेखा दिखाई देती है। देवचोलकालीन कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु प्राप्त मिली। अब देखो, बुद्ध की आकृति के टखनों पर स्तर पर लटका वस्त्र स्पष्ट वक्र रेखीय मोड़ बनाता है, जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। ये अपन कल ही पढ़े थे, लुप्त मोम प्रक्रिया, जिसमें पहले क्या होता है कि मोम का जो है वो बनाया जाता है। कोई मूर्ति जो बनानी है मोम से, क्योंकि आराम से इजीली बन जाती है, फिर उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी का लेप कर दिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है भट्टी में, तो मिट्टी पक जाती है अच्छे तरीके से। ठीक है, पकने के बाद में क्या होता है, जो मोम है वो पिघल के निकल जाती है, अब वो पक गए। अब जिसमें भी आपको जो भी हमारा धातु डाल दो उसमें, तांबा कांसे की, तो उससे क्या उसकी आकृति की वो बन जाती है। तो यही है। सर आज भी यही मेथड यूज करते हैं? हाँ, आज भी देखो ये मूर्तियाँ जो बनाने के लिए यही यूज किया जाता है। देखो, लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम पर कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसी मधुमक्खी विशुद्ध मोम से बनाते हैं, इसे याद रखना। मधुमक्खी का जो छत्ता का बनता है ना वो, इसके लिए हम पहले मोम को आग से पिघलाते हैं, फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन से निकालते हैं। यहाँ पुनः ठोस हो जाता है, फिर इसकी पिचकी या फन्नी से दबाते हैं, जिसमें मोम तार या धागे के आकार में आ जाता है। फिर भी बनाई गई प्रतिमा आकृति के चारों ओर मोम के तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा चारों ओर लगाते हैं। इसके खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उसमें मिट्टी से ढके सांचे को आग पर रखे रहने देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नलिकाओं से नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है। धातु धुलाई की समूची प्रक्रिया के धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा की छेनी में रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है, जैसे ये चमका रहा है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है। इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। आज भी इसी पद्धति से बनती है।
गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे शुभ्रात्री और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे, अतः बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार को प्रभाव भारत के अनेक भागों में, भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर क्षेत्र में बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देव देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्ति 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें से एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुर्नारायण विष्णु की पूजा की जाती थी। ये वही सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे चतुर्नारायण विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुर्नारायण मूर्ति को मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है, बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्ति में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय है। हाँ हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो नालंदा जैसे बौद्ध केंद्र में 9वीं शताब्दी के आसपास के बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई थी। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दी के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार की मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यही है वो त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा पुरुष आकृति का अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों को भी पूजा की जाने लगी थी। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, वज्रयान में क्या होता है, बौद्ध को एक भगवान के मान के उसकी पूजा की जाती है। 3-4 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्ति में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनकी एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है। उसके दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरा के देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने में उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेव नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखो, ये इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। अब देखो, इस प्रतिमा शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित, करंट अफेयर में भी है सर। अरे ये आप क्या रहे, इसलिए भी तो था क्योंकि वो जो G20 मीटिंग हुई थी ना, उसमें भी में इसको लगाया गया था, तो ये है रीजन उसका। तो इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे भी यूपीएससी, हाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, इधर देखो। इस प्रतिमा शिव की दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के देते अपस्मार को दबाते हुए दिखाए गए। ये अब पहले मैं ऐसा समझता था कि
इसमें शायद वो शिव जी को ऐसे दबाया गया ऐसा पहले बचपन में, तो ये शिव जी है, ये चीज़ याद रखना। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाई टांग को उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया भ्रम का पर्दा हटा देने को होता। कभी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है, उनका मुख्य दाहिना हाथ जो अभय हस्त मुद्रा में उठा हुआ है, ये रहा। उनका ऊपरी दाया हाथ डमरू जो उनका प्रियवाद है, ये रहा, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बाया जो धौल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है, ये वाला। उनकी जटाएं दोनों छटकी हुई है और उसमें वर्ताकार ज्वाला की छू रही है, जो नृत्य रूप में संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। याद रखना चोल काल, और ये पे शायद यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये चोल काल से मिली है, याद रखना। उसके बाद तो इसका जटिल कांस्य प्रतिमा नाना रूप तैयार हो गए थे। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है। उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी हुई है, ये चीज़ याद रखना। तांडव नृत्य शिव जब करेंगे जब ये इस संसार का नष्ट होता है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी हुई, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठा देवता भी माना जाता है, इसे याद रखना। इसको तांडव नृत्य बोला जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमा में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है, ये रहा। उसका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, ये रहा आचमन मुद्रा, जो दर्शाता कि शिव विस्मरण करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का कर्ता धर्ता और सहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव को नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी शिव स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमा बनाई जाती रही। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमा को नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी कल्याण सुंदरम मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार के 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा प्रस्तुत किया गया है। पार्वती अनेक छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती है, जिसमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया। 16वीं शताब्दी के दौरान जिस आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता था, मूर्तिकारों ने अपनी राष्ट्रीय संरक्षण की स्मृति शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांस्य की आदम कद प्रतिमाएं बनाई गई है, जिनमें कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषता कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में दिखाई देती है, जिसे शरीर रोबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानी को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था कि करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट था, तो ये चीज़ रखना बस, और कोई ऐसा कोई चैप्टर में खास नहीं था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कुछ कलात्मक पहलू। अब देखो, ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागर, याद रखना कौन सी 7वीं 8वीं शताब्दी में। आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ कौन थे। मुस्लिम सौदागर व्यापारी धर्मगुरु और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतों निर्माण बनाने का काम शुरू किया था, मगर बड़े पैमाने भवन निर्माण का कार्य इसी 13वीं शताब्दी के पार में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद शुरू हुआ था, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो उसमें बनता है कुतुब मीनार सबसे पहले दिल्ली में। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था, याद रखना 12वीं शताब्दी तक। उस समय यहाँ भवन निर्माण के अलंकरण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहतीरों, टोडों और अनेक खंभों के सारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण, ये याद रखना पहले से ही प्रचलित थी। चापें लकड़ी और पत्थर की तरह बनाई जाती थी, इसीलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। किंतु अब गुंबदों को बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों मेहराबों की जरूरत पड़ी। इस मेहराब को डाट पत्थर के से चाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज़्यादा हो गई।
इन देशांतरणों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाए की तकनीकों के साथ अपना लिए। उन्होंने इन तकनीकों को देखा परखा, कुछ को स्वीकारा, कुछ को अस्वीकार किया, कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैली, रूपों, साज सज्जाओं से मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीक अस्तित्व में है उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है, क्योंकि मतलब वो दोनों को मिक्स रूप था, क्योंकि ऑलरेडी भारत में यहाँ प्रचलित थे और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत मिश्रण किया। हिंदू ये मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्म ने ये सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगम्बर है। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं चित्रों को सहारते हैं। मुस्लिमों किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्हें प्लास्टर या पत्थर पर अरबसक यानी बेल बुट्टे का काम, ज्यामिति, प्रतिरूप और सुलेखन की कला का विकास किया। मतलब आप जितने अगर जाओगे तो वहाँ पे याद रखना कुरान की आयतें लिखी मिलेगी, पर किसी के फोटो ये नहीं मिलेगी। पर हिंदू मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा मिलता है। संरचना के रूपाकार। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें, जामा मस्जिद याद रखना, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनिश्चित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवा सराय, कोस मीनारे आदि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी, उनकी श्रेणियाँ, ग्रामीण, सम्राट वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकारिक शैली तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किए। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षणों की सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए भी धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरे के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। अब शैलियों के प्रकार कौन है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम शाही शैली मतलब दिल्ली सल्तनत में चली, प्रांतीय शैली जैसे मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में जो चली, मुगल शैली में दिल्ली, आगरा और लाहौर की, और दक्कनी शैली जो बीजापुर और गोलकुंड में चली। ये श्रेणी वास्तुकलात्मक कार्य की विशेषता को ध्यान में रखते बनाई गई, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। जटिल जाली का काम, आमेर किला, यहाँ से ये फोटो खिंचाने बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं। उदारतापूर्ण ग्रहण और प्रभाव। अब मैं गया था पर मुझे देखो ये जाली का कितना। प्रांतीय शैली में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला का अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला की एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसमें संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपरा को कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी, जंजीर के नमूने पर उत्कीर्णित फलक जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। इनके विपरीत सरखेज के शेख अहमद फट्टा की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। दीवार पर डेडो पैनल, आगरा। अन्य सजात्मक रूप। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्ण, गच्छकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को साथ छोड़ दिया जाता है या उनमें रंग भरे जाते हैं। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। इन नमूने में तरह तरह के फूल शामिल थे। फूल महाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते हैं। चापी मेहराबों के भीतर मांडों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सुर, किनारे और अन्य वृक्षों, फूलदानों में सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें कपड़े और गलीचे पर पाई जाती थी। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतह पर टाइलें भी लगाई जाती थी। मतलब ये मतलब नहीं है कौन क्या लगाया जाता था, बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा उस टाइम ये शैली थी और ये पहले से थी, बस वो थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन, बस वो चीज़ याद रखना। उसमें लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी और हरा और पीला थे, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद सतही सजावट के खासतौर पर दीवारों के हाशियों के लिए चारखाना या चौपड़ पिच्चकारी तकनीक इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतर दीवारों और चंदों पर लाज वर्धमणि, लेपिस लेजुले का प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावट में अरबक्स यानी बेलबूटे के काम, सुलेखन और ऊंची तथा नीचे उभारदार उत्कीर्ण शामिल थे। जालियों का प्रयोग बहुत तरह से होता है। उच्च उभारदार उत्कीर्ण त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। चापे मेहराब सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापे तिपुलिया या बहुत से बेलबूटों वाले बनाए जाने लगे। चापों के स्कंद, गोल आभूषणों या उभारवा
नक्काशी सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों, छोटी छोटी मीनारों को मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल का पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। पितृद्वार का काम आगरा में। अभी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब देखो आगे देखना। भवन निर्माण की सामग्री क्या थी? भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी, कंकड़ जो आदि भी होता है, आदि से चिनाई करने के मिलवान था। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौके जड़े जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता था, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप से देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 7वीं शताब्दी शुरू होते थे भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का प्रयोग होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात है कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला या दुर्ग। ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं की तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों का आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छीन ली जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकोंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। जैसे दौलताबाद का किला देखो कितना। दुर्ग निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाई का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। उन ऊंचाई कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयाँ सामरिक महत्व की रखती थी। उनमें आवास और दफ्तर भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे आम लोगों के तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। इसी ऊंचाई पर बने किलों के और भी कई, जैसे ग्वालियर का किला है। फायदे तो इनमें से एक यह था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते, जैसे गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेनाओं के स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्था की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार पर दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किले के अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया पार करना पड़ता था। उस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था, सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। ग्वालियर का किला इसलिए अजय माना जाता है क्योंकि उसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। बाबर को तो वैसे हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, पर वह भी ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया। चित्तौड़गढ़ की एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, ये चीज़ थोड़ा फैक्ट याद रखना। और ये सबसे लंबे समय तक शक्ति के केंद्र बना रहा है। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें कुछ विजय व वीरता के स्मारक स्तंभ व शिखर हैं। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापति तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसके अलावा इसमें कई स्थल है जो यहाँ के नर नारियों को त्याग, तपस्या, बलिदान की याद दिलाते हैं। इन सभी किलों के दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभाव को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। चांद मीनार दौलताबाद याद रखना, महाराष्ट्र में है। मीनारें स्तंभ या गुंबद की एक अन्य रूप मीनार थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार, ये चीज़ याद रखना। इन मीनारों को देने का उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था, ये चीज़ याद रखना क्या काम आते थे। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक था, जो उसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती, चाहे वे विरोधी, सम्मानार्थी हो या अन्य किसी धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जुड़ा है, ये चीज़ याद रखना। 13वीं सदी में बनाई गई मीनार 233 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली है संकरी होती चली जाती है। यह बहुभुजीय वर्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है, ये चीज़ याद रखना। अलबत्ता इसके ऊपरी मंजिलों में कई संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता है कि इसके बाहर अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं, जिनमें फूल पत्तियों के नमूने भी बने हुए थे, ये याद रखना। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। अब ये अंडू रंग से पुती हुई है। इसका बाहरी भाग कभी पक्की हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सज्जा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था।
यद्यपि ये मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तु कलाकारों का भी हाथ था। अब देखो ये मकबरे इमामतुद्दौला का मकबरा आगरा में है। अब ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। मकबरे शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरे कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण जैसे दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुल रहीम खान और आगरा स्थित अकबर और इमामतुद्दौला के अकबर मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान की क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहाँ हर तरह का ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरे का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में 3 मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों के स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचे के भीतर किसी जलाशय नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसे ताजमहल है, जैसे कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहाँ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने के भर के लिए नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति को शान और शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। सराय क्या होता है? जो तालाब वालाब होती। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमि खंड पर बनाई जाती थी। उनका प्रयोजन भारतीय विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारी आदि कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते थे, ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, साम्यवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता था। लोगों के लिए इमारतें। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजा रजवाड़े शाही परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों, सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रियासती इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानका, दरगाह, स्मृति द्वार और भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। मांडू का किला अभी तो देखा। ये कहाँ है? होशंगाबाद का मकबरा और हिंडोला महल, मध्य प्रदेश में। ये सब मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार, राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया। होशंग शाह द्वारा 1401 से 1561 में स्थापित घोरी राजवंश की राजधानी के रूप में शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। इसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से भी जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी रिहायशी व आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बाहुलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय फतह और संगमों की सुलभता का लाभ उठाया गया था और मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण था। ये है मांडू। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें, शाही महलों, नौकर चाकरों के लिए बनाई गई रिहायशी इमारतें, सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन के 2 कृत्रिम जेलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल के एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पस्तों पर टिकी हुई है। इस सुल्तान को दीवाने आम था। यहाँ आकर सुल्तान अपनी प्रजा का दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों को डालकर बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल की शानदार 2 मंजिली इमारत है, जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसके छत और बरामदे, बारजे और मंडप यानी मानो पानी पर लटके हुए हैं। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह ऐशोआराम मन में बहलाव के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें नहलिया है और छत पर तरण ताल बना हुआ है, मतलब स्विमिंग पूल। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिण प्राचीर पर बना हुआ है, जहाँ से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में स्थित आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष छज्जे बने हुए हैं। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, इस समय एक खंडहर के हालात में सुनसान पड़ा। होशंगाबाद का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें
सुंदर गुंबद है, संगमरमर की जाली का काम है, डिओ प्रांगण है, मीनारे बुर्जे देखने लायक है। इसे अफगान शैली के पोरस मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसके जालदार काम, उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण कार्य कोमलता प्रकट करते हैं। मांडू की जामा मस्जिद जुम्मे शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे आने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुबंद दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सैन आता है, जिसके तरफ तीन तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष, जिन पर छोटे गुबंद बने हुए हैं। इमारतों के सामने का हिस्सा लाल बला पत्थर का है बना किबला, ये याद रखना, किबला लीवान बिना मिंबर उकरे हुए टोड़ों पर टिका है, जहाँ मेहराब कमल कली का पंखुड़ी जैसा है। लीवान मतलब जहाँ पवित्र स्थल होता है। यदि स्थानीय परंपरा को साहसिक उल्लेख तो यह कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नज़दीक है। तथापि मांडू की वास्तुकला तथाकथित पौरसपूर्ण तथा आडम्बरहीन शैली, जिसमें फर्शी जालियाँ, उकेरे के टोड़े और संरचना को हल्कापन पाया जाता है, इंडो इस्लामी वास्तुकला अनुभव की कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय है। मांडू की जामा मस्जिद, ताजमहल। 1632 स्मारक निर्माण लगभग 20 साल तक 20,000 कारीगरों ने काम किया था, सोचो, तब जाके ताजमहल बना। ताजमहल मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों में मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए यहाँ पहले से उपस्थित तथा शाहजहां उसके वास्तुकारों द्वारा ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभाव को संगम दिखाई देता है। ताजमहल की भव्यता, शालीनता, उसके आडंबरहीन तथा सरल योजना और उठान, इसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपात और सुडौलता, संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे इसकी स्थिति, ऊंचे और आकाश में खड़ी इसकी भव्य इमारतों के कारण आती है। ताज की गरिमा दिन रात के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ पर शाहजहां ने बनाया था। मुमताज़ महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इसमें संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे छोटे बड़े भवन, कक्ष, बाग, बगीचे हैं। यदि यह यमुना नदी के दाहिनी किनारे पर स्थित है, इसे याद रखना। अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया कि ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे पर भी पहले कभी एक बाग था, जिसे महाताब बाग कहा जाता था। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। ये दरवाज़ा बहुत सुंदर है। मकबरा 4 बाग शैली में बना है, इसे याद रखना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। मकबरे की इमारत को बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारे पर बनाया गया, ताकि नदी तट की सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। बाग के बीचों बीच स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के नीचे ले हिस्से तक पहुंचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंचा जाता है। चबूतरे के किनारे पर 4 मीनारें खड़ी है, जो ऊपर की ओर पतली होती जाती है। इन मीनारों की ऊंचाई 132 फुट है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है और 4 गुमटियाँ है, जो सुंदर नम रेखा बनाती है। इमारत की कुर्सी, उसकी दीवारें और गुंबद तथा गुमटियों के बीच पूर्ण समानुपात है। सफ़ेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर एक लाल बला पत्थर से बनी मस्जिद है और संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में एक ऐसी ही इमारत बनाई हुई है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना के खानों से खोद कर लाया गया था। मकबरे के सफ़ेद संगमरमरी भवन आसपास लाल बला पत्थर से बनी हुई इमारतों से बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। मकबरे की इमारत वर्गाकार है। इसके खांचे 8 बगले साइडें बनाते हैं। इनके बीच गहरी चापें हैं। ये संरचनात्मक विशेषताएं संपूर्ण इमारत के उठाव में भिन्न भिन्न सतहों, छायाओं, रंगों आदि का आभास उत्पन्न करती है। इमारत की ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट और छत से शिखर के भूगरों तक भी 186 फुट है। अब इतना डिटेल नहीं है जरूरत है। मकबरे के भीतर भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराबदार और अष्टभुजी विशाल कक्ष और प्रत्येक कोण पर कमरा बना है और ये सब गलियारों से जुड़े हैं। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाली झरोकों से आती है, जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। छत की ऊंचाई बाहरी दरवाजे जितनी है और 2 गुंबदों के कारण बीच में जगह छुटी हुई है। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए उसके भीतर और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों या साज सज्जाओं का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पर पत्थरों को उकेरकर ऊंची और नीची बहारदार नक्काशी की गई है। जाली सड़कों में जड़े संगमरमर में बारीक या कोमल नक्काशी की हुई है। दीवारों मकबरे के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जेस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ और साथ ही कहीं कहीं चौपड़ और पिचकारी के साथ ज्यामिति डिजाइन बनी हुई है। अंत में सफेद संगमरमर पर जेस्पर की जड़ाई के द्वारा कुरान की आयतें लिखी गई है। देखो, इस सुंदर लिखावट से दीवारों सुंदरता में 4 चांद लग गया और अल्लाह ताला से सतत संबंध जुड़ गया है। ये गोल गुंबद
गोल गुम्बद का ढोल, पुष्कर घाट, दीदा, मतलब यहाँ बोला जाता है कि आवाज़ गूंजती है गोल गुम्बद में। ठीक है अभी तो देखो, गोल गुम्बद जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ये चीज़ याद रखना। ये गुम्बद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश 1489-1686 ईस्वी के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1626-56 का मकबरा है। इसी समय सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनाना शुरू किया था। इसका काम पूरा न होने के बावजूद यह एक शानदार इमारत है। मकबरे में छोटी बड़ी इमारतें जैसे भीतर आने के लिए विशाल दरवाज़ा, एक नक्का खाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घिरे एक बड़े बाग के भीतर स्थित है। गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है, जिसके कारण इसे ये नाम दिया गया है। इसे गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना और इसे पलस्तर से संवारा गया है। गुंबद की इमारत की हर दीवार पर 135 फुट लंबी और 110 फुट ऊंची और 10 फुट मोटी है। कोई मतलब नहीं, क्या ही करना है। ढोल और गुंबद दोनों मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे के वर्गाकार बड़ा कक्ष 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। ये मकबरा 18,360 वर्ग फुट में फैला हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा, ये चीज़ याद रखना। तो ये सोचो कि पहला कौन सा होगा। मकबरे के बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों और रिश्तेदारों के कब्रगाह है और उनकी असली कब्रें ये तहखाने में। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। वर्गाकार आधार पर अर्ध गोलाकार गुंबद बगली डाट के सहारे बनाए गए हैं। इन बगली डाटों ने गुंबद को तो आकार दिया ही है, साथ ही उसके बाहर को नीचे की दीवारों पर डाल दिया है। बगली डाटों में चाप, जालियों, अर्चनेट्स या तारकाकार रूपों वाली प्रणालियाँ बनी हुई है, जिनसे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा बने कोण ढक जाते हैं। इस इमारत में एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली है। गुंबद के ढोल के साथ एक फुसफुसाहट दीदा विस्परिंग गैलरी बनी हुई है, जहाँ धीरे धीरे बोली गई फुसफुसाई गई आवाज़ कई गुना तेज हो जाती है, इसकी प्रतिध्वनि हो जाती है। तो ये थोड़ा याद रखना। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हैं। ये मीनारें ऊपर गुंबद तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों काम भी देती है। गुंबद को गोल ढोल बेल बूटों से सजा हुआ है। इमारत के मुहार मुख्य भाग की विशेषता है कि प्रकोटे के नीचे बाहरी बैकरोट वाली कर्निश बनी हुई है। ये कर्निश अत्यंत उत्कीर्णित पत्थर के टोड़ों पर टिकी हुई है, तो दीवारों से आगे 10 फुट तक निकले हुए हैं। कर्निश मुंडेर का सहारा देती है, जिनसे अनेक चापदार झरोखे और पत्ती की शकल वाली दीवारें हैं। गोल गुंबद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तुशैलियों का सुंदर संगम है। स्मारकता, विशालता, भव्यता सब बीजापुर के इन भवनों में पाई जाती है। इसमें गुंबद, मेहराबों, ज्यामितीय अनुपातों, बहारवाई तकनीक जैसी शासनात्मक विशेषता से प्रतीत। इसमें तिमूरी और फारसी शैली को अपनाया गया है, लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी और यह दक्कन में लोकप्रिय फरसी सजावटों से सजाई। किनार पर बनी 4 मीनारें उन बुर्जों के अवशेष है जो मस्जिदों के साथ लगी हुई है, जैसे दिल्ली की पुराने किले की किला ही कोहना मस्जिद में दिखता है। जामा मस्जिद दिल्ली में। मध्यकालीन भारत में स्थानीय स्तंभ अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, जहाँ नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। यहाँ पर हर जुम्मे, शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों इकट्ठा होना जरूरी था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम में एक खुतबा पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उस कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों में यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदाय लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु था। इसके कारण यह था कि यह धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। ये चीज़ याद रखना। नॉट ए रिलीजियस सेंटर, ऑल्सो एक इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और वो था पॉलिटिकल भी था, सांस्कृतिक भी था। आमतौर पर एक ऐसी मस्जिदें काफ़ी बड़ी होती थी जिसमें खुला सहन होता था, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों इबादत घरों से घिरा होता था। इसमें पश्चिम की ओर किबला लीवान होता था। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। नमाजी अपना इबादत प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर से अपना मुँह रखते थे, क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होता था। देखो किबला ये रहा, दोहरा हरा तालाब होता था जिसे धो के जाता है। मेहराब है, ये द्वार होते हैं, ये लीवान है, लीवान ये सहन है, ये मुख्य द्वार होता है। ठीक है, अब ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अंड क्या होता है? अर्ध गोलाकार गुंबद या आमतौर पर बौद्ध स्तूप संरचना में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अरबस पद्धति है, लाइनों, पत्तियों, फूलों वाली सजावट डिजाइन जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता है। अरबी शैली क्या होती है? पश्चिमी एशिया देशों में मुस्लिमों को लोकप्रिय स्थापत्य जो 11वीं से 14वीं शताब्दी में प्रचलित था।
अर्ध मंडप, एक गर्भगृह के सामने स्थित अर्ध मंडप, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अलंकृत पिचकारी क्या है? दीवारों फर्श पर की गई सुंदर सजावट है। अवदान, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जुड़ा जीवन घटना तो अच्छे कर्मों के लिए प्रयुक्त नाम है। अष्टदिक्पाल, आठ दिशाओं के रखवाले होते हैं। आधिपत्य मतलब वह शासन जिसका दूसरे राज्य पर किसी न किसी प्रकार आधिपत्य हो, अंतिम रूप से स्वायत्त हो। आमलक क्या होता है? धारीदार वाले आंवले के फल जैसे आकार वाले शिखर जो उत्तर भारतीय मंदिरों के शिखर के शीर्ष पर बनाया जाता था। आयुध, याद रखना, शस्त्र होते हैं। ईसा पूर्व तो सामान्य युग से पहले। कलश, चौड़े मुंह वाला पात्र जो मंदिर के शिखर पर सजावटी कलश मटके का आकार होता है। कार्निश क्या होता है? निजी सजावट के लिए दीवार पर उभारी गई पट्टी है। किबला लिवान क्या होता है? मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की दीवार, याद रखना ये चीज़। किला एक कोहान मस्जिद क्या होता है? दिल्ली के पुराना किला स्थित शेरशाह सूरी तो हुमायूं द्वारा निर्मित मस्जिद है ये। किलाकार क्या है? मेहराब बनाने वाले तो किले खूटे का आकार वाला पत्थर। कुंडली, घुमावदार वाला अलंकृत खंबा। कुट, वर्गाकार योजना वाला मंदिर। कोस मीनार, मीनार के आकार का मील का पत्थर। गर्भगृह, मंदिर के अंदर का वहीं सजा अधिष्ठा की मूर्ति स्थापित होती है, याद रखना। गृहपति, बड़ी भूमि का मालिक या बड़ा किसान जो खेती और व्यापार में शामिल है। गोपुरम, प्रवेश द्वार, याद रखना। चकमक पत्थर क्या होता है? काले गहरे भूरे रंग के पत्थर जिसका पौध चिकना नहीं है। चक्र, बौद्ध संप्रदाय पूजा का चक्र है पहिया। चतुरस्त्र, वर्गाकार को मतलब नहीं, चार भाग, ये यूपीएससी ने पूछा था। वर्गाकार भागों के पानी के चैनल से अंतर विभाजित चार भागों में विभाजित उद्यान, याद रखना। चैत्य का मेहराब, ऊपर की गई केंद्र में उठाई टिप के साथ अर्ध परिपत्र चाप। छत्र क्या? छाते की आकृति वाले स्तूप से। छतरी, चार स्तंभों पर रखी हुई गुंबद या पिरामिड के आकार की छत। छेनी, छेनी तो कूट के बनाए, आज भी काम लिया जाता है इसका। नुकीले आड़ी धार वाले पत्थर जिसे अड्डी, सींग और हाथी दांत पर उत्कीर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जगमोहन, ये उड़ीसा में जो बोला जाता है। मुख्य मंदिर के सामने आयताकार वर्गाकार मंडप, यह ओडिशा वास्तुकला की शैली है। जातक, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में मानव और जानवर दोनों के रूप में उल्लेखित एक साहित्य। टेम्परा, एक स्थायी तथा रंगीन पदार्थ जो पानी में घुलनशील होता है। डेडो पैनल, दीवार के आंतरिक निचले हिस्से से पृथक वह हिस्सा जो जमीन से लगा होता है। इसे कुछ उदाहरण है: होयसल मंदिर हेलीब्रिडे में, जमाली कमली का महरूली स्थित मकबरा और आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का तुर्की सुल्तान का महल। तारकीय योजना, मेहराब की जालियाँ जिनमें इस प्रकार बनाया जाता है कि उनमें तारों के आकार का विकिरण दिखाई देता है। तिप्तिया, तीन घुमाव वाले मेहराब। तीर्थंकर, जैन धर्म का आध्यात्मिक उपदेश से गुरु। तोरण, दरवाजे पर लगा नक्काशीदारी सर्पाकार तोरण जिसे समारोह के अवसर पर लगाया जाता है। त्रिपुरांतक शिव, शिव को धनुष और तीर चलाने वाले हथियारों के साथ चित्रित किया गया उसे परंतु पिनाक पानी से अलग। द्रविड़, दक्षिण भारत लोग जो संस्कृति भाषा स्थापित करते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट, याद रखना, सारनाथ में दिया गया पहला परिवर्तन जिसमें धर्म रूपी चक्र का आरंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है। नक्का कारखाना, नगाड़ा बजाने के लिए बना जो कमरा जो प्राय किले तथा महल के मुख्य द्वार से लगा होता था। मुगलकालीन महलों के मुख्य हिस्सा था। नागर, उत्तर भारत के मंदिर की स्थापत्य शैली है। नाट्य मंडप या रंग मंडप, मंदिर का अगर भाग स्थित सभागार जहाँ नृत्य किया जाए। पंचतायन शैली, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये। चारों कोनों पर स्थित छोटे मंदिर के मध्य बना मुख्य मंदिर। पठान स्थापत्य, दिल्ली के खलजी शासक जो कि अफगान माने जाते थे उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य शैली। पदक स्वरूप, आकृतियाँ सुलेख से सजे गोल पदक के समान दिखने वाले मेहराब। पित्त द्वारा तकनीक, यूपीएससी ने पूछा है। आज कीमती पत्थर के प्रयोग से बने मौसक पिचकारी के काम जो ताजमहल में दीवारों, छतों, संगमरमर पर देखने को मिलता है। पेंडेटिव क्या है? जो दीवारों के मध्य त्रिकोणीय कोष्ठक जो गुम्बद के आधार तल से मेहराब को सहारा देता है। प्रदक्षिणा, परिक्रमा पथ होता है। प्रमुख पत्थर, मेहराब के शिखर पर रखा है केंद्रीय पत्थर। फसना, आमतौर मंडप के ऊपर या शिखर बनी प्रतिकृति है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना। फलक, निश्चित आकार के पैनल है, उसके सामने शिलालेख के चित्र। फिरोजा, आसमान से हल्के रंग का एक अर्धमूल्यवान पत्थर जिसे प्राचीन कालीन अलंकार में लगाकर बहुमूल्य बनाया गया। फेनस, विभिन्न नीले रंग की नकली कांच जैसी वस्तु प्रयोग आभूषणों की सज्जा के लिए किया जाता था। फिस्को, भित्ति चित्रकारी के प्रयोग में लाए जाने वाले गीले चूने का प्लास्टर, ये याद रखना। बंग, बंगाल का पुराना नाम था। बहुरंगी, ये वस्तु जिन पर विभिन्न रंग की सजी कारीगरी हो गई हो। बिल्लोर, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले बिल्लोर पत्थर जिसे औजार बनाने और समारोह में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म ईसा पूर्व जो 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। बोधिसत्व, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व से तात्पर्य महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से, ये याद रखना। भित्ति चित्र,
दीवार, गुफा, इमारतों, मंदिर की दीवार पर फ्रेस्को या किसी अन्य शैली में की गई चित्रकारी। मकबरा, मृतकों को दफनाए गए स्थल की इमारत, याद रखना। मंडप क्या होता है? सभागार होता है। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध की मूर्ति से निर्वाण, जीवन और मृत्यु चक्र से मुक्ति। महामंडप में मंदिर के अगर भाग में स्थित मंडप का सभागार। मेंबर, जिसमें मस्जिद में खुतबा पढ़ा जाता है। मिहराब या मेहराब, प्रार्थना घर जो मक्का की ओर इंगित होता है। मुखलिंग, ये लिंग जिस पर मुखाकृति हो। मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी मूर्ति जिसमें सूखने के बाद में आग में पकाया जाता है, जिसके बाद वो लाल रंग की हो जाती है। मेडी, गोलाकार नली। अब देखिए यक्ष यक्षिणी, प्रकृति संसाधन प्रकृति संरक्षण करने वाले, याद रखना ये तीनों धर्म में उल्लेख है। रूपकार क्या होता है? कलाकार होता है। लाज वर्धमणि, नीला अर्धकीमती पत्थर, जो प्राचीन काल में मुख्य स्रोत उत्तरी अफगानिस्तान में बदास्तान के पहाड़ों में था, जहाँ से व्यापक रूप से इसका कारोबार होता था। लाजवर्ध मणि का इस्तेमाल आभूषणों, मोहरों आदि पर जोड़कर किया जाता था। लिंग के भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। लेखा प्रसाद, उस शैली के मंदिर जिनमें शिखर का आधार चौकार होता है, जिसके फलक ऊपर की ओर जाते जाते अंदर की ओर तिरछे होते जाते हैं। वर्जयान, इसने पूछा है इसके बारे में, बौद्ध धर्म में उत्पन्न तांत्रिक प्रक्रिया वाला, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ण, प्राचीन काल में व्यवसाय पर आधारित 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विभाजित समाज। वल्लभी, नागर शैली के मंदिरों की एक श्रेणी है जो गुजरात में पाई जाती है। विमान, दक्षिण भारतीय मंदिर के गर्भ के ऊपर का शिखर। विहार, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वह स्थान जहाँ बौद्ध साधु रहते थे, याद रखना चाहिए। वेसर शैली, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। कर्नाटक के चालुक्य शासक समय बने मंदिर की स्वतंत्र शैली। उत्तर में नागर है, दक्षिण में द्रविड़, भारतीय शैलियों का मिश्रण था। शर्मण, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय के वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, याद रखना 2020 का क्वेश्चन। शिखर, उत्तर भारतीय शैली के मंदिर शिखर जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होता था। शिल्प शास्त्र, भारतीय कला स्थापत्य नियमों तथा वर्णन करने वाले शिल्प शास्त्र कहलाते थे। शिल्पी, कलाकार होता है। संकुचित स्थान, वर्गाकार कमरे के चारों तरफ का मेहराब जिस पर गुम्बद टिका रहता है। सभा मंडप, सभागार होता है। सराय, वह स्थान जहाँ राइगर रुक सके, ये चीज़ याद रखना। साम्राज्यवादी, पूर्णतः संवैधानिक रूप से शासन करने वाले प्राधिकारी। सूर्यकांत मणि, बिल्लो और पत्थर की एक किस्म जो लाल, पीली या भूरी हो सकती है। लंबे समय से प्रयोग आभूषण और अलंकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुलेखन, सजावटी लिखावट की कला। सेल खड़ी, दूसरे तारी रंग से पत्थर जो मुलायम होता है, जिसके आकृति बर्तन, मोहरे, अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। स्कंद, मेहराब के बाहरी घुमाव पर एक चौकोर घेरे के बीच की तिकोनी जगह। स्टिको, दीवार तथा सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अच्छा प्लास्टर। स्तूप, यूपीएससी ने क्या पूछा है? बौद्ध संप्रदाय लोग पूज्य अंडाकार संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हो। स्थापति, वास्तुकार। स्फटिक, ये कुछ गुणवत्ता वाला पारदर्शी रंगीन शीशे पदार्थ जिससे अलंकार, पात्र, आभूषण बनाए जाते हैं। हमाम क्या है? तुर्की शैली में बना स्नान वगैरह। हरमी का, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अर्धवस्तु गुंबद के छोटे वर्गाकार बाढ़ लगाना, इसमें जो है जितने भी बौद्ध स्थल होते हैं उनके प्रमुख जो मतलब जो भी अवशेष रखे जाते हैं वो यहीं पे सबसे पवित्र स्थान होता है। ठीक, मेरा मानना है कि इसमें देखो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ जो चीज़ें हैं, मैप है, इम्पोर्टेंट है। अरे एक बार मतलब कुछ है नहीं इसमें से खास, वो जो नीचे वर्ड था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। और ऐसा कोई बीच में कोई इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा खास नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। एक बार पढ़ो, चीज़ें छाँटो, साइड में करो, ऐसे लेके मत बैठो इन चीज़ों को, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं। अपन हाँ ये कि भाई जैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इनको करंट अफेयर के ओरिएंटेशन में देख लो। जैसे मान लो कि नटराज की मूर्ति चर्चा में है तो उन पे काम कर लो, वो ज़्यादा बड़ी है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। कौन कौन है? सब भाग गए क्या? काजल बीच में छोड़ के फिर वापस जा रहे हो, आ रहे हो? नो सर, मैं कंटिन्यू थी, बस थोड़ा बीच में हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कल से 12वीं क्लास शुरू करेंगे। उसमें कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। तो इसमें कितना दिन लगा अपने को? 3 दिन लगा ना? हाँ, तो हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ उसका पहला चैप्टर कितना बड़ा। चलो ना, 1 मिनट रुको। कितना? 9:43 हो रहा ना, 7:43 हो रहा ना। मैं 7:55 तक वापस आता हूँ, फिर उसके बाद में उसको करेंगे कंप्लीट। 3-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके, पढ़ाई कंप्लीट करो, ठीक है? तो चार्ज इससे साथ जल्दी होता है। क्या हो गया?
जिससे जल्दी हो जाएगा हाँ ठीक है, मैं कंप्लीट। अभी, हाँ अभी 7:55 पे दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक 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 है, इसका पहला ही चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं आज। सबसे पहले मैं इसका ना पीछे वाले जो वर्ड है वो बता देता हूँ, एक बार रुक जाओ। अभी वो देख भी रहे थे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साथ पैरेलल हो जाएगा। ये वर्ड मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने उधर भी बताया था, 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट उधर से आए हुए हैं, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बात है, ये तो ज़्यादा मतलब नहीं है। कला की एक प्रवृत्ति जो खुले तौर पर यूरोप और संयुक्त राज्य के कला आंदोलन को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कलाकारों ने 1950 के दशक में आधुनिकता से प्रभावित होकर अपने व्यवहार में से अपनाया और विश्व के आधुनिक कलाकारों के साथ अपनी सहभागिता दर्ज की। अकादमिक भी ये को मतलब नहीं है। यूरोपीय अकादमी के विश्वविद्यालय के प्रभाव से उत्पन्न चित्रकला, यथार्थवाद या अकादमिक कला, अकादमिक यथार्थवाद या अकादमिक कला, और ये यूरोपीय अकादमी विश्वविद्यालय प्रभाव उत्पन्न चित्रकला और मूर्तिकला की शैली है। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान आई, जब 19वीं शताब्दी के मध्यम काल में अकादमी की कला अब कलकत्ता और मद्रास और चेन्नई में लाहौर में स्थापना की गई थी। को मतलब नहीं है। अमूर्तन और अमूर्त कला क्या होती है? अमूर्त कलाकार रूपकारों को बहुत सरलीकृत करता है या उन्हें अतिशय रूप में प्रस्तुत करता है, जिनका प्रयोग आधुनिक काल में देखा जाता है, यद्यपि पहले भी अस्तित्व में थे। अभिव्यंजनवाद, अभिव्यंजनवाद शब्द कला में तीव्र संवेग को अभिव्यंजित करने वाला शब्द है। अभिव्यंजनवाद एक कलात्मक शैली है। इसमें कलाकार अपने भौतिक यथार्थ की अपेक्षा संवेदनाएं मनोभाव को व्यक्त करता है। अभिव्यंजनवादी कलाकार यथार्थ को अतिरेक के द्वारा विरूपित करते हैं और अपने विचारों मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ओजपूर्ण सपुष्ट तालों का आघात और तीव्र रंगों का प्रयोग करते हैं। आधुनिकतावाद ये को मतलब नहीं है, ये तो मतलब टर्मिनोलॉजी है। एक ऐसी परिघटना जिसे मानव जीवन में परिवर्तन और सुधार किया। ये विश्वव्यापी प्रतिक्रिया जिसे मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अपने आगमन से आधुनिकतावाद ने मानव के सोचने के तरीकों को निर्देशित किया। आधुनिकतावाद की संकल्पना जो मुख्य रूप से एक दर्शन और व्यवहार के रूप में विकसित हुई और गैर यूरोपीय देशों अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया उपनिवेश के साथ वहाँ पहुँची। अवांगार्द क्या है? अवांगार्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग उन नवाचारी कलाकारों के लिए प्रयुक्त होता है जो वर्तमान में स्थापित सौंदर्यात्मक मूल्यों, प्रतिमानों, राजनीतिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती। भारत में ये राजनीतिक कट्टरपंथी उदार बुद्धिजीवी से संबंध रखता है। इचिंग क्या है? इची वुडकट के विपरीत इचिंग में उभरा हुआ भाग रिक्त रहता है, जबकि गहरे भाग में स्याही भरी जाती है। शुद्ध इचिंग में तांबा, जस्ता स्टील की प्लेट मोम या एक्रिलिक लेप से ढकी हुई होती है। कलाकार जिसमें मोम या एक्रिलिक से ढकी हुई सतह पर नकुली सुई के द्वारा रेखांकन करता है। इसके बाद धातु की प्लेट को नाइट्रिक एसिड या फेरिक क्लोराइड में डुबाया जाता है, जिससे धातु को उगड़ा हुआ भाग अमल से प्रक्रिया करके स्लेटी पर गहरी रेखाएं छोड़ देते हैं। इसके बाद प्लेट के बाकी बचे हुए भाग से मोम या एक्रिलिक के लेप को साफ कर दिया जाता है। छाप तैयार करने के लिए इस प्लेट की पूरी तरह पर स्याही लगाई जाती है और फिर से उसे पोंछ दिया जाता है। इस प्रकार गहरी रेखाओं में स्याही अवशिष्ट रह जाती है, को मतलब नहीं है, और ऊपरी सतह साफ हो जाती है। इसके बाद प्लेट को उस दबाव वाली मशीन पर लगाकर कागज़ की शीट पर दबाया जाता है। इसमें कागज़ का नंबर कर दिया जाता है जिससे कागज़ मुलायम बना रहे। प्लेट के गहरे भाग में जहाँ स्याही सूख सके उस प्रकार छापा तैयार रहता है। इस विधि की कई बार दोहरात, मतलब यूपीएससी अगर पूछेगा तो बस ये क्या है, बस इतना याद रखो। और क्या है? कलम क्या होता है? चित्रकला की शैली है। कला समीक्षक वह व्यक्ति जो कला की रचना, कला की मूल्यांकन और उसकी समालोचना करने में प्रवीण है। अपने विचारों सामान्यतः समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट और पुस्तकों में प्रकाशित करता है। कर सिक्योर चित्रकला में प्रकाश और छाया का प्रयोग का मतलब नहीं। घोष चित्र में अपारदर्शी जल रंग से चित्र बनाने की विधि है जिसमें प्राकृतिक रंग का माध्यम बनाते हैं और कभी कभी अन्य पदार्थों को मिलाकर चित्रण किया जाता है। धनवाद क्या है? धनवाद एक आंदोलन था जो पाब्लो पिकासो और जॉर्ज बॉक द्वारा निर्मित 1960 की रचनाओं से संबंधित था। ये दोनों कलाकार अफ्रीकन पारंपरिक मूर्तिकला पॉल सूजा की चित्रकला से बहुत अधिक प्रभावित थे। धनवादी कलाकृति वस्तु के विश्लेषण के लिए विघटित किया जाता था, वह जहाँ कलाकार वस्तु के एक कोण से देखने के बजाय कई कोणों एक ही सतह पर प्रदर्शित करता है। डिजिटल कलाकार को मतलब नहीं, यह व्यक्ति जो डिजिटल तकनीक जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल फोटोग्राफी, कंप्यूटर प्रयोग कला सर्जन के लिए करता है जिसमें कलाकृति बहुत उत्पादन की संभावना नहीं है। देशज कला मतलब जो कलाएं और विचार जब किसी व्यक्ति के अपने
अपने अतीत संस्कृति और पारंपरिक व्यवहार से विप्रेरित होते हैं, जिनकी जड़ें उनके अपने अतीत में होती है। इस प्रकार कला को देशज कला कहते हैं। ध्येय यष्टि मुखाकृति, व्यक्ति की मुखाकृति उसके भाव या उसकी सामान्य प्रतीति या किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है। न्यू मीडिया का मतलब नहीं, कला जो नई मीडिया तकनीक के साथ कलाकृति का निर्माण करता है, जैसे डिजिटल कला, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आभासी कला और अंतःक्रियात्मक कला, प्रौद्योगिकी आदि। अपने आप में चित्रकला और मूर्तिकला जैसे पारंपरिक माध्यम से एकदम विपरीत है। नीम कलम क्या होता है? ये रेखा चित्र है। पिंटर डोज स्पेन की चित्रण विद्या जिसके शरीर पर भी किया जाता है। प्रकृतिवाद विवरण की विशुद्ध चित्रण के आधार पर निरूपण की शैली सिद्धांत है। प्रदर्शन कलाओं का जन्म 1970 के दशक में पश्चिम में हुआ था, जब कलाकार ने स्वयं के जीवन शरीर को कलाकृति विसर्जन में प्रयुक्त किया। उनका प्रदर्शन या तो जीवंत होता था या रिकॉर्डेड, जिसके माध्यम से उसके दर्शकों के सामने अभिनीत किया जाता था। प्रिंट मेकिंग ये सब का काम का नहीं है। यह छापे को तैयार करने की विधि है, जिसमें छायाचित्रों के पुनः उत्पादन की अपेक्षा मौलिक सृजनात्मक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एकल सतह के द्वारा छाप तैयार किया होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक प्रतिलिपि नहीं होती है, बल्कि एक मौलिक रचना की भांति समझी जाती है, क्योंकि ये दूसरे कार्य को पुनः उत्पादन नहीं है। पुनर्जागरण कला के चित्रकला, मूर्तिकला, अलंकरण, स्थापत्य कला और साहित्य की शैली, जिसका उदय यूरोप के इटली में 1400 के लगभग हुआ था। इसके अंतर्गत यूनान के प्राचीन शास्त्रीय कलाकृतियों के प्रभाव से यूरोप में कला और स्थापत्य 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य का पुनः आगमन हुआ। पुस्तिका पृष्ठ क्या होता है? किसी पुस्तक के प्रकाशन के विषय में प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन का नाम, प्रकाशन का दिनांक आदि। पुस्तक अनुरागी, पुस्तक को संग्रहित करने, उनसे प्रेम करने वाला व्यक्ति। फोलियो पृष्ठ किसी ग्रंथ का हिस्सा एवं अकेल मुख्य पृष्ठ जिस पर संख्या अंकित होती है, इसे फोलियो कहते हैं। भ्रमवाद क्या है? यह एक प्रकार की शैली जिसमें कलात्मक प्रतिरूपण इस प्रकार किया जाता है कि वह यथार्थ से बिल्कुल सामने लगता हुआ दिखाई देते हैं। भित्ति चित्र, ये उधर भी देखे थे हमने। एक कला जिसे सीधे भित्तीय चित्र किसी दीवार में विशाल सतह पर सज्जित किया जाता है। यह प्राचीनतम कला का एक रूप है, जिसकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक गुफाओं तक है। मंडी, थोक व्यापार के लिए स्थानीय बाजार। मर्मज्ञ या पारकी वह व्यक्ति जो कला, भोजन में पेय के विषय में गहन ज्ञान रखता है, उसमें गहरी रुचि लेता है। यथार्थवाद क्या था? 19वीं शताब्दी मध्य फ्रांस में उद्भूत एक कला आंदोलन। रहस्यवाद धार्मिक अनुष्ठान, जिनमें वैचारिक, नैतिक अनुष्ठान, मिथक, जादू, विज्ञान इत्यादि तत्व होते हैं। लिथोग्राफी बस ये राधा की चित्रकला की विधि है, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका उदय 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। लिथोग्राफी में सरंद सतह को लिथोग्राफी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य चूने के पत्थर से बनी होती है। चूने के पत्थर और आकृति को तेली माध्यम से रेखांकित करते हैं। फिर इससे ज़्यादा ना जो 11वीं क्लास में जो दिया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं। जैसे तेलीय पदार्थ चूने के पत्थर पर स्थानांतरित हो जाए, इसके बाद श्रेयसी घोन जैसे पानी घुलनशील होता है, जिसे लेप लिया जाता है। ये लेप चूने के पत्थर किसी के स्थान पर जहाँ गिज नहीं होता वहाँ जम जाता है, जिसके बाद नाम कागज़ पर दबाकर डालकर छापा मारा जाता है। लिनोकोट क्या है? एक उभार युक्त मुद्रण प्रक्रिया, जिसमें लिनोनियम की एक पतली चादर सतह का प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी के ब्लॉक पर भी चढ़ाया जा सकता है। कौन माध्यम होने के कारण इसे सरलता से उत्कीर्ण किया जा सकता है। लोकप्रिय कला का वह रूप जिसे तकनीक द्वारा किसी कला को पुनः कॉपी को बहुल संख्या में उत्पादित किया जा सकता है और अनेक प्रतिलिपियों में उत्पादित किया जाता है, जो विशाल जनसमूह के लिए सरलता से उपलब्ध होती है। इसका एक उदाहरण कैलेंडर आर्ट भी है। प्रसिद्ध कलाकार उच्च कला से संबंधित होते हैं, अपने कार्य को कला दीर्घता में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसकी कला की विषय वस्तु दैनिक जीवन से ली गई होती है। वीडियो कला में गतिज आकृति को सरल आंकड़ों के बिना या साथ में प्रयोग किया जाता है। साथ उदय 1960 से 1970 दशक में पश्चिम काल में हुआ का मतलब नहीं। शैली कला संगीत साहित्य शैली होती है। संग्रहाध्यक्ष क्या होता है? परंपरागत रूप से सांस्कृतिक धरोहर स्थान, जिसे पूरा लेखागार, पुस्तकालय, संग्रहालय, उपवन का रखरखाव निश्चय करने वाले को कहते हैं। समकालीन कला में संग्रहाध्यक्ष वह व्यक्ति है जो किसी निर्दिष्ट विषय वस्तु पर कलाकृति उपदेशों, नीति प्रविधि को निर्धारित करता है। संग्रहाध्यक्ष में दर्शक को संबोधित करने की सब कैसे की जाती है। इसे प्रदर्शन सूचक पत्र, लेख, सूची, सहायक सामग्री मतलब नहीं। सामुदायिक कला मतलब शब्द, अब इस वर्ड को भी पढ़ के समझ जाओगे, अरे ये पूछेगा भी नहीं। किस समुदाय के स्थित चातुर्दिक संगठित कला को कहते हैं। उसमें समुदाय के अंतःक्रिया संवाद को चारित्रिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस शब्द को करीब 1960 के अंतिम दशक में प्रयुक्त हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। भारत में नवजोत, अल्ताफ, केपी सोमन जैसे 2000 कलाकार इसमें शामिल थे। लोगों ने स्थानीय समुदाय के साथ सामाजिक विषय वस्तु जैसे शोषण, ग्रामीण शहरी भेद, जातीय असमानता पर कार्य किया। स्थापन कला समकालीन कला के प्रकार जो परंपरागत माध्यम जैसे चित्रकला, मूर्तिकला से भिन्न होते हुए अपनी रचना में अनेक विभिन्न मिश्र पदार्थों को सम्मिलित करता है और
स्थान तथा रूप प्रत्येक रूप से रूपांतरित कर दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे प्रविधि, वीडियो, इंटरनेट आदि का उपयोग दर्शकों के सुनाई दृष्टिगत प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। स्फुमातो क्या एक तकनीक जिसमें रंग उनके आभार एक दूसरे में धीरे धीरे विलीन हो जाती है और आकृति बाह्य कोमल हो जाती है, जिसके रूपकार धुंधले से प्रतीत होते हैं। स्थिति जन्य लघुता किसी वस्तु का अंकन इस प्रकार किया जाए कि वह वास्तविक दूरी की अपेक्षा कम दूरी अधिक दूरी के प्रभाव के विशेष परिवेश प्रदेशी कारण कोण को प्रदर्शित करे। सौंदर्य शास्त्री वह व्यक्ति जो कला और सौंदर्य से आराधना करता हो, उसका मतलब नहीं, छोड़ो। अब मैं जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एक याद रखना, ये एक बार पढ़ लिया, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें छाट लिया। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, छोड़ो ना। देखो मैं कुछ है ना एक वीडियो भेजूँगा, 3-4 वीडियो आर्ट एंड कल्चर के लिए, उनको देख लेना। आर्ट और एंशिएंट मिडिवल के लिए कुछ वीडियो भेजूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की प्रॉबिलिटी है नहीं। आर्ट एंड कल्चर के फालतू को ज़्यादा वो डिस्क्राइब दिए है, इनको एक बार पढ़ लो, बस हाईलाइट कर लेना, फिर वही पढ़ना। तो इसमें एक वीडियो भेजूँगा मुन्नाल के जो है रतांजलि मैम के हैं वीडियो आर्ट एंड कल्चर के, मतलब जो भी हो टॉपर की एक वीडियो 10 वीडियो ये है, वो देख लेना। आर्ट एंड कल्चर के लिए आर्ट एंड एंशिएंट मिडिवल में भी काम आएगा वो, ठीक। 10 वीडियो वो है। एक है जिसका मैंने देखा है जस्ट फोकस IAS का, वो फैक्चुअल चीज़ें आपको कंप्लीट करवा देगा, ठीक, जहाँ से मैं भी देखता हूँ। वो ज़्यादा देर का वीडियो है भी नहीं वो, ठीक है, 20 मिनट के 10 वीडियो है, ठीक है। तो ये एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के ये वीडियो देख लेना, ठीक है। मिडिवल के लिए नहीं है, एंशिएंट है और आर्ट एंड कल्चर है उसमें, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में है ओनली IAS वाले का, सुमित सर का है वो, ठीक है। इनके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन जो PT का जो रहेगा वो बन जाएगा, मतलब ये वीडियो खूब है। और मोस्टली आपको इसमें कितना लगेगा, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे लगेंगे बस वीडियो को अगर देखोगे आराम से। इस फिर बढ़ा के देखो तो और भी कम लगेगा। मान लो कि एक दिन के 10 दिन भी लगता है, तो आपको इसे सोचना कि एंशिएंट कंप्लीट हो रहा है और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिडिवल का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मान लो कि जैसे एंशिएंट और मान लो कि आर्ट एंड कल्चर में मान लो कि अपन मानते हैं 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन जो आपके फंस जाएंगे, इसका मैं बता रहा हूँ कि मैं आज से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो 2018 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को प्लेलिस्ट, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखो ये कोई मतलब नहीं है इसमें, ज़्यादा इतना कोई काम की चीज़ें है नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे इसको फटाफट से, अभी कल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी देखो फालतू चीज़ें दी है इसमें, ये कोई मतलब है नहीं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये ज़्यादा है नहीं, कुछ काम की नहीं है इसमें। जो छाटने का था वो मैं बता दूंगा एक बार, और इसमें कुछ काम कीजिए। क्या हो गया? मेरे इसमें और कोई क्लास में नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कल पढ़ेंगे फिर आगे का, उसको जो कंप्लीट करवाना है एक बार बस, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।